सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, जो कि अपन का चैप्टर 2 होने वाला है लूसेंट जीएस का। सिंधु घाटी सभ्यता को आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था और वो वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुंचा था। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। आई होप कि आप अपना बुक खोल चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता को। अब वैदिक सभ्यता है क्या? जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे कि भाई एक सभ्यता थी जो लगभग 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व में एग्जिस्ट किया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक दूसरी सभ्यता आई थी जिसके कहा जाता है वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है। अब इस वैदिक सभ्यता को भी दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी हो जाता है इसका ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा कैटेगरी हो जाता है इसका उत्तर वैदिक सभ्यता। ना ऋग्वैदिक सभ्यता कौन सा सभ्यता है भाई? जब 1500 से लेकर के 1000 साल तक ईस्वी तक चला था, इसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहा गया है। और जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था, इसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समय अंतराल था या कार्य था, काल था, वो कब से कब तक था, या उत्तर वैदिक काल का काल कब से था। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कुछ खास नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आर्यों का आगमन और मूल निवास। तो बेसिकली वैदिक सभ्यता बनाया किसने, बना कैसे ये? तो वैदिक सभ्यता जो बना था बेसिकली आर्यों के द्वारा बना था। आर्य कौन थे? तो बेसिकली आज के समय में जो तुर्कमेनिस्तान है या ताजिकिस्तान है, जिसे अपन सेंट्रल एशिया कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं, यहाँ से एक समाज के लोग आए थे जिन्हें आर्य कहा जाता है। ये आर्य जो आए थे आज के मौजूदा पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। और जब वहां पास आकर ये बसे तो अपनी खुद की एक सभ्यता चलाए जिसे कहा गया था वैदिक सभ्यता। ठीक है। ये जो वैदिक सभ्यता थी ये बेसिकली एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये अपने भाषा के तौर पर संस्कृत का इस्तेमाल करती थी। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि जो वैदिक सभ्यता थी उसका निर्माण आर्यों के द्वारा किया गया था। और आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से और कहाँ आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है। इनकी भाषा संस्कृत थी और जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक उलट इसके कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। प्रशासनिक इकाई। अब देखिए, चाहे आज का समय हो, चाहे कुछ साल पहले जाइए, चाहे आप प्राचीन इतिहास में भी जाइए, तो कोई भी राजा जो होता था वो अपने एक बड़े से राज्य को, राष्ट्र को छोटे छोटे चीज एरिया में डिवाइड करके रखता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अपन का क्या आ जाता था? जैसे आज के समय में अपन को क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हमारा देश आता, फिर देश के बाद वो कई सारे राज्यों में टूटा है, फिर राज्य जो है कई सारे संभाग में टूटा है, फिर जो संभाग है वो कई सारे जिलों में टूटा है, फिर जिले कई सारे शहरों में टूटा है, फिर शहर कई सारे वार्डों में टूटा है, और जिस वार्ड में हम निवास रहते हैं। इसी प्रकार से प्रशासनिक इकाई हमें वैदिक सभ्यता में भी देखने को मिलता है। यहाँ पास भी सबसे पहले कुल होता है, कुल के बाद ग्राम होता है, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। कुल मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है परिवार। जैसे आज कुल का एक मतलब अलग होता है, ठीक ना, कि हम किस कुल से आते हैं तो वो अलग है। उस समय कुल का मतलब होता था परिवार। इस परिवार का जो मुखिया होता था उसे पिता कहते थे। ठीक ना, पिता ही मतलब, यार क्या पिता कहते थे, मतलब पिता ही होते थे और इन्हें कहा जाता था कुलप। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्या कि वैदिक सभ्यता में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कुलप कहा जाता था। ठीक है। कई सारे कुल मिलकर के बनते थे एक ग्राम, और ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीणी। ठीक है। फिर कई सारे ग्राम मिलकर बनते थे विश्व, और विश्व का एक अधिकारी होता था विश्वपति, और पूरे विश्व पर बैठ जाता था कौन? जन, मतलब कि राजन, राजा, और वो पूरे राष्ट्र को देखता था। ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे टॉप पर होता था वो राजा ही होता था। ये हर सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा, एक राजा ही सबसे टॉप पर होता है और उसके नीचे अलग अलग कैटेगरी डिवाइड होते हैं जिसमें अलग अलग अधिकारी बैठते हैं। ठीक है। तो ये इनका प्रशासनिक इकाई है। टोटल 5 भागों में बांटा गया था। वो 5 भाग हैं कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। अधिकारी की बात करें तो कुल में कुलप, ग्राम में ग्रामीणी, विश्व में विश्वपति, जन में राजन, और इसे मिलाकर के राष्ट्र बनता था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विशिष्ट शब्दावली। तो बेसिकली होता क्या है, ये अधिकारियों के नाम है।
ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। जैसे पूरब होता था, पूरब बेसिकली क्या होता था, दुर्गपति। दुर्गपति मतलब क्या हो गया, किले का रखवाली करने वाला। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला, पति मतलब रक्षा करने वाला। तो ये बेसिकली किले का रक्षा करने वाला होता था पूरब। उसके बाद जनता की गतिविधियों को देखने वाले कौन होते थे, स्पस। अब बेसिकली होता क्या था कि जो राजा शासन करता था तो वो अपने कुछ बंदों को बेसिकली लोगों के बीच में छोड़ देता था। क्यों छोड़ देता था, ताकि ये पता कर सके कि भाई जो लोग रह रहे हैं कहीं वो राजा के खिलाफ कुछ बात तो नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने लोगों को छोड़ देता था आम जनता के बीच में, और वो आम जनता बनकर ही रहते थे, और जो भी बात होते थे वो सुनते थे और राजा को जाकर बताते थे, और बेसिकली जासूसी एज अ स्पाई का काम करते थे, और उन्हें कहा जाता था स्पस। ठीक है। उसके बाद आता है वाजपति। तो वाजपति बेसिकली गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि क्या होता है, तो गोचर भूमि बेसिकली वो भूमि होता है जिसका इस्तेमाल गायों को चराने के लिए किया जाता था। वैदिक सभ्यता में गायों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इनके लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और अधिकारी होता था उग्र। उग्र बेसिकली जो अपराध करने वाले लोग होते थे उनको पकड़ने का काम करते थे, मतलब एक तरह से पुलिस, ठीक है ना। जैसे आज पुलिस क्या करता है, चोरों को, डाकुओं को पकड़ता है, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में उग्र नाम का एक अधिकारी होता था जो बेसिकली अपराधियों को पकड़ता था। ये बेसिकली प्रमुख पोस्ट थे कह सकते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट होता था भागदू का। भागदू बेसिकली क्या होता था, राजस्व कर इकट्ठा करने वाला काम करता था। जैसे आज पटवारी या तहसीलदार होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार भागदू एग्जिस्ट किया करते थे, जो बेसिकली राजस्व कर इकट्ठा करते थे। ठीक है। एक और चीज, जो वैदिक सभ्यता थी उनका भी अपना सेना था। तो सेना में दो प्रमुख पोस्ट हुआ करते थे, एक होता था पुरोहित और एक होता था सेनानी। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट माने जाते थे सेना में वैदिक सभ्यता में, याद रखिएगा इसे। आइए चलते हैं अगले टॉपिक में, सभा समिति और गविष्टि। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे आज के समय में अपन को क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट देखने को मिलता है ना। वो पार्लियामेंट किस में डिवाइड होता है, एक तो लोकसभा में डिवाइडेड होता है और एक राज्यसभा में डिवाइडेड होता है, ठीक ना। लोकसभा का मतलब क्या हो गया, निम्न सदन, और ये क्या हो जाता है, उच्च सदन। ठीक है। कुछ इसी टाइप का सिस्टम अपन को वैदिक सभ्यता में भी देखने को मिलता था, ठीक ना, जिसे कहा जाता था सभा और समिति। राजा बेसिकली क्या होता था कि टॉप पर बैठता था, समझ लीजिए पार्लियामेंट, और सभा होता था और समिति होता था। ये दोनों ही बेसिकली राजा को सलाह देने का काम करते थे, ठीक ना। लेकिन दोनों में ही डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि जो सभा था वो बेसिकली वैदिक सभ्यता के जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे कि व्यापारी समझ लीजिए, या बड़े बड़े अधिकारी समझ लीजिए, या बहुत ज्यादा जमीन जो जिनके पास है, जमींदार, उनका समझ लीजिए एक काउंसिल होता है जिसे सभा कहा जाता था। और एक समिति होता था। समिति बेसिकली आम लोगों का ग्रुप होता था, जैसे लोकसभा जो बेसिकली लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, और इन दोनों के ही अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सभा और समिति दोनों राजा को सलाह देने का काम करते थे, और दोनों के ही अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। ठीक है। सभा बेसिकली श्रेष्ठ लोगों का था, और समिति बेसिकली जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और सभा समिति में ऐसा नहीं है कि बस पुरुष भाग ले, इसमें स्त्री भी भाग ले सकती थी, स्त्रियां भी सभा समिति में भाग ले सकती थी। इसके अलावा जब युद्ध होता था तो आज के जैसे में समय में अपन को क्या देखने को मिलता है, जो बेसिकली लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैकफुट पे होते हैं, और फ्रंट में हमारे आर्मी होते हैं। इसका ठीक उलट वैदिक सभ्यता में होता था। और राजा जो होता था वो फ्रंट फुट पर होता था, और जो उसके सेना थे वो पीछे होती थी, मतलब उनका नेतृत्व राजा करता था। ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें युद्ध का नेतृत्व कौन करता था। ऑप्शन अगर आ जाएगा सेनापति, तो कई सारे लोगों को हाँ भाई सेना का तो सेनापति ही नेतृत्व करता है। नहीं, वैदिक सभ्यता में राजा करता था, याद रखिएगा। और युद्ध के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो शब्द था गविष्टि। गविष्टि मतलब कि युद्ध, लेकिन इसका अर्थ निकलता था गायों की खोज। ठीक है। तो गविष्टि का अर्थ निकलता है गायों की खोज, लेकिन इसका इस्तेमाल किया था युद्ध के रूप में। ठीक है। तो आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, समाज और वर्ण व्यवस्था। एक लाइनर है, इसे याद कर लीजिएगा कि टोटल उपनिषद कितने थे, पुराण कितने थे और वेदांग कितने थे। तो 108, 18 और 6 याद कर लीजिएगा, आ सकता है। ठीक है। अब समाज वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अपन का ऋग्वेद था वो इसी समय से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद में जो 4
समाज का बात हुआ है, किसका किसका, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और सबसे नीचे शूद्र आते थे। ये चार वर्ण अपन को वैदिक सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं। और इसका उल्लेख कहाँ होता है? इसका उल्लेख होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, जो कि वैदिक काल से संबंधित है। और इसी में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण हुए वो सबसे उच्च हुए और शूद्र जो हुए वो सबसे निम्न कैटेगरी में आ गए। ठीक है, इस चीज का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे कि मैं पहले बताया कि जो परिवार का मुखिया होते हैं वो पिता होते हैं और उन्हें कुलप कहा जाता था। अगर पिता मुखिया होते हैं, इसका मतलब क्या देखने को मिला है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक थी, मतलब पितर पक्ष की ओर ज्यादा झुकाव था। ये ठीक उलट हो गया किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। कि सिंधु घाटी सभ्यता में अपन को क्या देखने को मिलता था? वो माताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। इट मीन्स कि वो मातृ सत्तात्मक थी। और इसके ठीक उलट वैदिक सभ्यता जो कि पितृ सत्तात्मक थी। नेक्स्ट चलते हैं, स्त्रियां और सामाजिक प्रथाएं। तो बेसिकली अपन इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे कि जो स्त्रियां थी वो बेसिकली पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति में लीन थी। इसमें क्या कंडीशन थी स्त्रियों की वो जानते हैं हम। देखिए, इस काल में जो स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, क्योंकि जो यज्ञ कार्य होता था वो बेसिकली क्या था? पुरुष प्रधान होता था। लेकिन वैदिक सभ्यता में अपन को क्या देखने को मिला था कि जो स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ यज्ञ में बैठती थी। इसके अलावा वहां पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके अलावा अगर किसी भी औरत का पति की मृत्यु हो जाए तो वो अपने पति के छोटे भाई मतलब अपने देवर से विवाह कर सकती थी। इन तमाम चीजों का व्यवस्था वैदिक सभ्यता में था। कुछ स्त्रियों का उल्लेख बेसिकली वैदिक सभ्यता में देखने को मिला है, ऋग्वेद में देखने को मिला है। उसमें कौन कौन है? लोकमुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला है और विश्वासुरा है। ये बेसिकली विदुषी स्त्रियां थी और इन्हीं का वर्णन ऋग्वैदिक काल में देखने को मिला है। ये बेसिकली एज अ फैक्ट याद रखिएगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है कुछ खास। इसके अलावा बेसिकली दो चीज होते थे। पहला चीज ये होता था कि जो जीवन भर अविवाहित रहती थी महिलाएं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पास ये बन सकता है कि वैदिक सभ्यता में जो जीवन भर अविवाहित रहती थी महिलाएं, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें बेसिकली अमाजू कहा जाता था। इसके अलावा अपनी जीवन चलाने के लिए वेद और वेदांग पढ़ाने वाले भी कुछ लोग होते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। आज के समय में उपाध्याय बेसिकली क्या है? ब्राह्मणों में एक कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन उस समय उपाध्याय बेसिकली उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो वेद वेदांग पढ़ा करके अपने जीवन व्यतीत करते थे या अपने जीविकोपार्जन के लिए काम किया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वैदिक काल की नदियां। तो बेसिकली क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जो आज के समय की नदियां हैं उनका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा व्यास नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। चिनाब को क्या कहा जाता था? आस्किनी कहा जाता था। रावी को पारूषणी कहा जाता था। सतलज को सतुद्री कहा जाता था। झेलम को वितस्ता कहा जाता था। तो बेसिकली ये कुछ 5 हैं नाम, इन 5 का याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे, मनोरंजन एवं रहन सहन। तो बेसिकली हर सभ्यता में मनोरंजन और कृषि कार्य तो होता ही था। तो मनोरंजन के लिए जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, मछली पकड़ना, जानवरों को लड़ाना, इन तरह चीजों को काम करते थे और वो अपना मनोरंजन करते थे। आज की तरह सबके पास इंस्टाग्राम तो था नहीं उस समय में, तो बेसिकली ये सब चीज करते थे। अगर वैदिक सभ्यता में आए तो ये बेसिकली क्या करते थे? तो ये बेसिकली संगीत का कार्य देखते थे, रथ दौड़, घुड़दौड़, धृत क्रीड़ा, ये चीज से अपना मनोरंजन करते थे। आर्य जो थे वो मुख्य उनका जो पेय पदार्थ था वो बेसिकली सोमरस था। और सोमरस इन्हें कहाँ से मिलता था? वनस्पति मतलब कि नेचर से मिलता था। ठीक है, अब आर्य कितने प्रकार से कपड़ों का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के पड़ते थे। पहला था अधिवास, दूसरा वास, दूसरा अधिवास और तीसरा था उष्णीस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता था आर्य कितने प्रकार के वस्त्र का इस्तेमाल करते थे? तो 3, उनके नाम क्या क्या थे? वास, अधिवास और उष्णीस। ठीक है, इसके अलावा जो आज के समय में अपन क्या पहनते हैं, जो चड्डी बनियान पहनते हैं, बेसिकली अंदर जो पहनते थे कपड़ा, उसे उस समय में नीवी कहा जाता था, जो बेसिकली कपड़ों के अंदर पहना जाता था।
ठीक है। और आर्य बेसिकली सबसे ज्यादा क्या कार्य करते थे, तो सबसे ज्यादा ये बेसिकली कृषि कार्य करते थे, इनका मुख्य व्यवसाय यही था, ठीक ना। आर्यों का कृषि कार्य सबसे मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद आर्य जो थे इनका जो सबसे फेवरेट भगवान थे वो थे इंद्र, ठीक ना। और इनका जो सबसे फेवरेट पशु था वो था घोड़ा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। ये वन लाइनर फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। और बेसिकली जितने भी पुराने सभ्यता थे वो यही काम करते थे, पशुपालन या कृषि, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन चल सके, ठीक ना। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन या तो बेसिकली कपड़े का उद्योग ये सब चीज ट्रेंडिंग पे नहीं था ना, उस समय एग्जिस्टेंस पे भी आया था, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर कोई भी प्राचीन सभ्यता आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, पशुपालन और कृषि मोस्टली सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि मैं पहले बताया, गायों के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब अघन्या का मतलब क्या होता था, अघन्या मतलब जिसे मारा ना जा सके, जो मारने योग्य ना हो, उस श्रेणी में रखा जाता था। अगर कोई गाय की हत्या करता भी था तो वेदों में उसके लिए मृत्यु दंड या तो फिर देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी, कि अगर कोई ऐसा कर्म करता है तो उसे या तो मृत्यु दंड दे दिया जाए या तो उसे देश से ही निकाल दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो आर्यों के द्वारा धातु खोजी गई थी वो बेसिकली लोहा था, ठीक ना। भारत में आर्यों के द्वारा लोहा धातु खोजा गया था। और आर्यों ने लोहा को क्या कहा था, लोहा को श्याम अयस कहा था। इसके बाद इन्होंने तांबे की भी खोज की और तांबे को इन्होंने नाम दिया था लोहित अयस। तो याद रखिएगा, लोहा के लिए था श्याम अयस और तांबा के लिए था लोहित अयस, ठीक ना। यहाँ पर अगर ऑप्शन दे दे कि लोहा के लिए वैदिक सभ्यता में आर्यों के द्वारा कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई लोहा है मतलब लोहित अयस होगा। जस्ट उलट है, लोहा के लिए श्याम अयस होता है, ठीक है। भारत में लोहे का खान जो था लगभग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हो गया था, ठीक है। मतलब कि वैदिक सभ्यता में ही कौन सा, उत्तर वैदिक सभ्यता में हो गया था, क्योंकि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी मतलब कि 800 ईसा पूर्व है ना। तो 800 ईसा पूर्व जो है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में आ गया। तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है बेसिकली कौन सा काल था, उत्तर वैदिक काल। शुरू में ही मैं बताया आपको कि वैदिक काल दो टाइप से डिवाइडेड था, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक जो था वो 1500 से लेके 1000 तक था, है ना। और लोहे का ज्ञान तो भैया हमें 800 ईसा पूर्व में हुआ है, तो 800 ईसा पूर्व तो उत्तर वैदिक काल में आता है। तो बेसिकली लोहे का अपन को ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। भारतीयों को हुआ था, इंसानों को नहीं, भारतीयों को। नेक्स्ट चलते हैं, व्यापार और धार्मिक मान्यताएं। तो बेसिकली इस समय व्यापार हुआ करते थे और व्यापार करने के लिए जो दूर दूर तक जाते थे उनके लिए पणी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में भी कि वैदिक काल में व्यापारियों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो पणी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस समय वस्तु विनिमय का प्रचलन था। अब बेसिकली वस्तु विनिमय क्या होता है, तो जब आप सामान के बदले सामान खरीदें तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। और एक होता है भाई पैसा दे करके पैसा के बदले सामान खरीदना, जो कि आज के समय में चलता है। तो वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय चलता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। इसके अलावा ब्याज का जो कॉन्सेप्ट आज काफी ज्यादा प्रचलित है वो वैदिक सभ्यता में भी देखने को मिलता है। ब्याज देकर, बेसिकली जो ब्याज लेने वाला होता था उसके लिए सूदखोर या वैकनॉट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट गॉड का आपको उल्लेख देखने को मिलता है जो कि है अग्निदेव। अब अग्नि की पूजा की जाती थी, किस रूप में की जाती थी, तो बेसिकली इंसानों और देवता के बीच में ये मध्यस्थ की जो भूमिका निभाते थे वो अग्निदेव निभाते थे और इसी कारण अग्निदेव की भी पूजा करते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन व्यापम में यहाँ से भी आया हुआ है कि इंसानों और देवताओं के बीच में मध्यस्थता निभाने वाले देवता कौन से थे, तो अग्निदेव थे, याद रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में जब देखा जाए तो आपको वहां पर गंगा नदी का नाम बार बार उल्लेख नहीं मिलेगा या गंगा को सबसे पवित्र नदी नहीं बताया गया है। जैसे आज के समय में अपन का बिलीफ ये है कि भाई गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, लेकिन जब आप ऋग्वेद में जाइएगा ऋग्वेदिक काल में तो उस समय आपको जानने को मिलेगा कि जो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है सरस्वती, उसे सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसके अलावा गंगा का भी जिक्र है लेकिन सिर्फ एक बार, यमुना का भी सिर्फ 3 बार, ठीक है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार, लेकिन सबसे पवित्र कौन थी, सबसे पवित्र थी सरस्वती नदी,
ठीक है। इसके अलावा अगर सबसे अधिक बार किसी नदी का जिक्र हुआ है तो वो है सिंधु नदी का उल्लेख। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? सरस्वती को। सबसे अधिक बार जिक्र किसका हुआ है? सिंधु नदी को। और सबसे कम किसका हुआ है? गंगा नदी का, वैदिक सभ्यता में। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऋग्वैदिक कालीन देवता ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद रखिएगा। जैसे कि इंद्र हैं, तो इंद्र बेसिकली कौन होते थे? युद्ध और वर्षा के देवता होते थे। अग्नि, अग्नि की इंपॉर्टेंट है। अग्नि याद रखिएगा, देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा धौ, धौ बेसिकली आकाश के देवता है और वैदिक सभ्यता में इन्हें सबसे प्राचीन देवता माना गया है। तो इसे भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ये इम्पोर्टेंट है और एक ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा सोम, सोम बेसिकली वनस्पति देवता थे, जो बेसिकली क्या करते थे? सोम रस देते थे, ठीक ना। जो बेसिकली क्या होते थे? आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ हुआ करता था। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा उषा, उषा बेसिकली प्रगति और उत्थान के देवता कहे जाते हैं। अश्विन, अश्विन बेसिकली विपत्तियों को हरने वाले। और पूषण, पूषण बेसिकली पशुओं के देवता होते थे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल के बाद क्या आता है? उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में कई सारे चीज बदलाव देखने को मिले थे। जैसे ऋग वैदिक काल में अपन क्या देखने को मिला था भाई, कि जो आर्यों का सबसे प्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे, है ना। इंद्र जो थे वो आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जब आया, उत्तर वैदिक काल मतलब कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जब टाइम पीरियड आया, तो इस समय इंद्र सबसे प्रिय देवता नहीं रह गए थे, बल्कि प्रजापति सबसे प्रिय देवता रह गए थे। ठीक है, इसके अलावा इसी समय राजा के राज्य अभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान भी प्रचलन में आया था। इससे पहले राजसूय यज्ञ का कोई प्रचलन नहीं होता था। ठीक है, ये उस समय का अनुष्ठान था जो बेसिकली उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला था। इसके अलावा ऋग वैदिक काल में बेसिकली जो वर्ण था, चतुर्वर्ण के बारे में पढ़े, तो ये जो वर्ण थे ये बेसिकली क्या होते थे? व्यवसाय से हो जाने जाते थे। व्यवसाय मतलब कि कौन क्या कार्य कर रहा है। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल आया तो ये बेसिकली क्या होने लगा था कि जन्म के आधार पर, कि ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण, शूद्र का बेटा है तो शूद्र। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल से पहले जब आप जाइएगा तो ऐसा नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण होता था, अगर कोई शूद्र का काम करता है तो वो शूद्र माना जाता था। ये कब? उत्तर वैदिक काल से पहले। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय क्या हो गया कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण, शूद्र का बेटा तो शूद्र। ठीक है, तो बेसिकली वर्ण व्यवसाय जो था वो अब जन्म से डिसाइड होने लगा था, ना कि व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, इसके बाद हल, हल बेसिकली आज तो काफी कम इस्तेमाल होता है। जो गाय बैलों का इस्तेमाल करके खेती को हल के सहारे लाइन खींचा जाता था, तो उस समय हल के लिए सीरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और जो हल से लाइन बनता था उस लाइन को कहा जाता था सीता। तो याद रखिएगा, सीरा और सीता को। इसके अलावा निष्क और शतमान, ये बेसिकली उस समय मुद्रा की इकाइयां मानी जाती थी। लेकिन उस समय कोई भी मुद्रा अपन को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है वो है कि सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये काफी फेवरेट है मुझे लगता है एग्जाम कंडक्ट कराने वालों का। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से इस लाइन को लिया गया है। इसके अलावा इसी मुंडकोपनिषद में जो यज्ञ है उसकी तुलना जो है वो टूटी नाव से की गई है। टूटी नाव मतलब बेसिकली जो डूबता हुआ नाव है, उससे तुलना की गई है यज्ञ का। ठीक है, मुंडकोपनिषद में ही। नेक्स्ट चलते हैं, दर्शन और प्रवर्तक। ना दर्शन बेसिकली होता क्या है, तो ये एक लाइन देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। मेन है दर्शन कितने टाइप से होते हैं और क्या क्या उन दर्शन में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दर्शन विचारधाराएं के बारे में। ना दर्शन विचारधारा है क्या? तो अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति प्राप्त करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, उस चीज को अपन दर्शन विचारधारा कहते हैं। तो बेसिकली दर्शन विचारधारा में दो ही विचारधारा आता है। पहला तो हमारा रूढ़िवादी होता है, अरे यार रूढ़िवादी, और दूसरा होता है नास्तिक। ठीक ना,
रूढ़िवादी को ही आस्तिक भी कह सकते हैं। रूढ़िवादी बेसिकली कौन होते हैं? जो बेसिकली वेदों पर विश्वास रखते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वेद में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, अगर कुछ कहा गया है तो वो सही कहा गया है और उस पर वो अपना विश्वास रखते हैं। ये रूढ़िवादी विचारधारा हो गया। रूढ़िवादी विचारधारा भी जो है बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और फिर उसके बाद आता है वेदांत। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड है रूढ़िवादी विचारधारा। तो रूढ़िवादी विचारधारा अगर एक शब्द में पूछा जाए तो बेसिकली ऐसे विचारधारा जो बेसिकली वेदों पर सवाल खड़े नहीं करते, वेदों पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं। तो ये 6 कैटेगरीज क्या क्या है फिर? तो इन 6 कैटेगरीज को बेसिकली एक साथ षड दर्शन कहा गया है। मतलब अलग अलग बिलीफ के तहत आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य का मतलब गिनना होता है, ठीक ना। इसका सिंपली कहना है कि भाई अगर आपको स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। ये इसका सिंपल सा कहना है, ठीक है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन यही माना गया है। उसके बाद योग दर्शन क्या है? योग करके आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये बेसिकली क्या कहता है कि 5 साधन पर जोर देता है। 5 साधन मतलब 5 तरीकों पर ये जोर देता है। कौन कौन सा? यम, नियम, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 5 साधनों का इस्तेमाल करके आप योग दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये योग दर्शन हो गया। इसके बाद न्याय दर्शन। ना, न्याय से मतलब हुआ क्या? जो न्याय की बात करता हो, मीन्स कि आप न्याय से भी क्या कर सकते हैं? मुक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। तो बेसिकली ये निष्कर्ष, श्रवण और उपमा जैसे तर्क सम्मत पर बात करता है और उन्हीं के आधार पर ये बोलता है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब इस दर्शन का जो सबसे मेन टॉपिक है वो यही है कि इनका मानना है कि ईश्वर ही इस धरती को बनाया है और वो सिर्फ बनाया नहीं है बल्कि वही इसका पालनहार भी है। तो बेसिकली सांख्य दर्शन क्या करता है कि स्वयं का मोक्ष हो जाएगा तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। तो योग विचारधारा, योग दर्शन क्या कहता है कि आप 5 साधन का इस्तेमाल कीजिए, आप योग का इस्तेमाल कीजिए, आप क्या ये ध्यान का प्रयोग कीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगा। न्याय दर्शन क्या कहता है कि ईश्वर जो है वो सिर्फ धरती को बनाया नहीं है बल्कि वो उसका पालनहार भी है। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है भाई? वैशेषिक दर्शन कहता है कि जो हमारा पृथ्वी है टोटल 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से मूल तत्व हैं जी? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर बना है। ये वैशेषिक दर्शन हो गया। इसके बाद मीमांसा दर्शन हो गया। तो बेसिकली देखिए, इस जो मीमांसा दर्शन है ये बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा जो उनके नीचे के वर्ण थे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस मीमांसा का इस्तेमाल किया गया है। उनको कहा जाता था कि भाई तुमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम वेदों के में जो तरीका बताया गया है उन्हीं को फॉलो करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो बेसिकली इसी मीमांसा के तहत ब्राह्मणों को कहा गया है कि ब्राह्मण जो थे वो बेसिकली लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित किए थे। इसके बाद आता है वेदांत विचारधारा। ना, वेदांत विचारधारा क्या कहता है? तो वेदांत विचारधारा कहता है कि ब्रह्मा जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मतलब कि ब्रह्म ही सच्चाई है, बाकी सभी क्या है? मिथ्या है। ये वेदांत विचारधारा कहता है, ठीक है। इसके बाद आता है नास्तिक विचारधारा। नास्तिक विचारधारा क्या होता है? तो बेसिकली रूढ़िवादी आपको समझ में आ गया होगा, जो बेसिकली वेदों पर विश्वास रखते हो। इसके बाद 6 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। इन 6 कैटेगरीज को दर्शन कहा जाता था। सांख्य बेसिकली बोलता है कि स्वयं का ज्ञान हो जाएगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। योग दर्शन कहता है क्या कि भाई अगर आप योग का प्रयोग करें या ध्यान का प्रयोग करें तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। न्याय क्या कहता है? न्याय बोलता है कि भाई ईश्वर ही ने धरती को बनाया नहीं है बल्कि उसका पालनहार भी है। वैशेषिक क्या बोलता है कि भाई जो हमारा पृथ्वी है वो 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। मीमांसा क्या कहता है? मीमांसा बोलता है कि भाई तुमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो वेद जो बात बोला है उसी को फॉलो करो। और इसी मीमांसा विचारधारा का इस्तेमाल ब्राह्मणों के द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया था। वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है भाई कि अगर ब्रह्मा का ज्ञान हो जाए तो आपको मुक्ति मिल जाएगा। इट मीन्स कि ब्रह्मा ही सच्चाई है, बाकी सभी मिथ्या है, ठीक है। तो ये षड दर्शन थे। उसके बाद आता है नास्तिक विचारधारा। नास्तिक विचारधारा क्या होता है? तो वो जो बेसिकली वेदों पर सवाल खड़े करते हैं, ठीक ना। वो बेसिकली लॉजिकल अपना बात को बोलते हैं कि हम लॉजिकल सोचते हैं। तो ये नास्तिक विचारधारा हो जाता है। अब नास्तिक विचारधारा में बेसिकली आपके क्या हो जाते हैं? कौन कौन से आते हैं? तो नास्तिक विचारधारा में आपके आ जाते हैं जैन, बौद्ध। ये बेसिकली क्या है? नास्तिक विचारधारा को रखते हैं। इसके बाद आपका और क्या क्या आता है भाई? लोकायत हो गया, लोकायत। उसके बाद आ गया चारवाक, है ना। और उसके बाद आ गया आजीवक।
आजीवक ना। अब जैन और बौद्ध तो अपन अलग से कल टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद लोकायत क्या है? लोकायत है चारवाक विचारधारा। तो लोकायत या चारवाक विचारधारा कहता है भाई खाओ पियो और मस्त रहो। इनका मानना है कि जो हमारा पृथ्वी है या जो हमारा जीवन है वो केवल चार मूल तत्वों से ही मिलकर बना है। ये आकाश को मूल तत्व नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि आकाश जो है वो इंसानों के परे चीज है, उन्हें आप जान ही नहीं सकते, और मृत्यु जो है वो इंसानों के जीवन का अंत है। इसीलिए इसी जीवन में खाओ पियो और मस्त रहो, ये लोकायत दर्शन कहता है। काफी अच्छा बात कहते हैं, ठीक है। जो आजकल ओवर थिंकिंग के शिकार हैं उनको लोकायत दर्शन पढ़ना चाहिए ना। नेक्स्ट आता है अज्ञान। अब अज्ञान वाला का सिंपल कहना है कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्ति नहीं की जा सकती है, ठीक ना। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी कि उससे आपको मोक्ष मिल ही जाएगा? इनका मानना है कि अज्ञानता ही सबसे अच्छा चीज है। आप अज्ञानी रहिए और खुश रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है आजीवक। अब आजीवक क्या होते हैं? तो आजीवक बेसिकली क्या होते हैं कि ये वेदों पे भी विश्वास नहीं करते हैं, इसके अलावा कर्म पे भी विश्वास नहीं करते हैं। जरूरी नहीं कि तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। ये आजीवक हो गए। आजीवक जो था एक अच्छा विचारधारा था और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े राजा इसको बिलीव करते, जैसे बिंदुसार एक बहुत ही बड़े राजा थे। ये बेसिकली क्या थे, इसी के अनुयायी माने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा वैदिक सभ्यता खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। और अगर आप लूसेंट जीएस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको तो लाइन बाय लाइन बस इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते चलना हुआ होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद 5 मिनट एटलीस्ट 5 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा इस चैप्टर को, जिससे कि ये चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाए। और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।